नमस्कार दोस्तों, स्वागत है द स्टडी जोन में। आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक बेहद महत्वपूर्ण अध्याय, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद। यकीन मानिए, इस अध्याय को समझने के बाद आपकी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी एक नए लेवल पर पहुंच जाएगी। बिल्कुल, क्योंकि ये वो विषय है जिसे हम रोज खबरों में सुनते हैं, पर शायद उसकी गहराई को पूरी तरह से नहीं समझते। सही कहा। प्रधानमंत्री, कैबिनेट, मंत्रिपरिषद, ये शब्द इतने आम हो गए हैं कि हम इनके बीच के फर्क को नजरअंदाज कर देते हैं। और यही फर्क समझना सत्ता की पूरी मशीनरी को समझने जैसा है। तो आज का हमारा मिशन यही है कि इन शब्दों के पीछे छिपी असली शक्ति, इनकी संरचना और उन संवैधानिक नियमों को समझें जो तय करते हैं कि देश कैसे चलाया जाए। जी, और ये सिर्फ एक किताबी चर्चा नहीं होगी। हम ये भी देखेंगे कि कागज पर लिखी बातों और जमीनी हकीकत में कितना फर्क होता है। तो चलिए, सबसे पहली और सबसे आम उलझन से ही शुरू करते हैं। मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल, मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और कैबिनेट, सुनने में तो काफी एक जैसे लगते हैं। हाँ, लगते हैं, पर इनमें जमीन आसमान का अंतर है। यहीं से मतलब असल खेल शुरू होता है। अच्छा, आप इसे एक बड़ी कंपनी की तरह समझिए। प्रधानमंत्री हैं उस कंपनी के सीईओ। ठीक है। अब जो मंत्रिमंडल है वो है उस कंपनी का पूरा मैनेजमेंट स्टाफ। इसमें हर लेवल के लोग हैं, छोटे बड़े सब। तो फिर इस मैनेजमेंट में हायरार्की क्या है? मतलब सबसे ऊपर कौन? सबसे ऊपर आते हैं कैबिनेट मंत्री। ये समझिए कंपनी के सी स्वीट अधिकारी हैं, सीएफओ, सीटीओ, सीओ। मतलब वित्त मंत्री, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, ये सब। बिल्कुल, ये अपने अपने सबसे जरूरी मंत्रालयों के अकेले बॉस हैं और बड़े फैसले लेने के लिए पूरी तरह स्वतंत्र हैं। ये वो लोग हैं जो रोज सीईओ यानी प्रधानमंत्री के साथ बैठकर रणनीति बनाते हैं। और कैबिनेट मंत्रियों के ठीक नीचे कौन आता है? मैंने राज्य मंत्री यानी मिनिस्टर ऑफ स्टेट के बारे में भी काफी सुना है। सही। अब राज्य मंत्रियों में भी दो तरह की श्रेणियां हैं। पहले तो वो जो इन सी स्वीट अधिकारियों के ठीक नीचे वाइस प्रेसिडेंट की तरह काम करते हैं। अच्छा, मतलब कैबिनेट मंत्री की मदद करने के लिए। जी, और फिर आते हैं राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार। ये एक बहुत ही खास श्रेणी है। स्वतंत्र प्रभार? हाँ, ये उन छोटे डिवीजन के हेड हैं जो सीधे सीईओ को रिपोर्ट करते हैं। मतलब उन्हें छोटे मंत्रालय स्वतंत्र रूप से संभालने को दिए जाते हैं और उनके ऊपर कोई कैबिनेट मंत्री नहीं होता। समझ गई। और इस हायरार्की में सबसे नीचे कौन है? सबसे निचले स्तर पर आते हैं उप मंत्री, डिप्टी मिनिस्टर्स। आप इन्हें डायरेक्टर या सीनियर मैनेजर की तरह समझ सकते हैं, जिनका काम बस सहायता करना है। हाँ, उनका काम है इन कैबिनेट और राज्य मंत्रियों को उनके प्रशासनिक और संसदीय कामों में मदद देना। तो जब हम इन सबको कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री एक साथ मिला देते हैं, तब बनती है मंत्रिपरिषद, जो एक बहुत बड़ी टीम हो सकती है। हाँ, 70-80 लोगों तक की टीम हो सकती है ये। तो फिर मंत्रिमंडल यानी कैबिनेट क्या है? मंत्रिमंडल ही वो इनर सर्कल है, वो सी स्वीट, जिसमें सिर्फ प्रधानमंत्री और टॉप लेवल के कैबिनेट मंत्री होते हैं। बस 15 से 20 लोगों का एक छोटा लेकिन सबसे शक्तिशाली समूह। देश के जितने भी बड़े फैसले होते हैं, जैसे नोटबंदी या कोई सर्जिकल स्ट्राइक, बिल्कुल, या कोई नया कानून लाना हो, ये सारे फैसले इसी कैबिनेट की बैठक में लिए जाते हैं। मंत्रिपरिषद की बैठक तो शायद ही कभी होती हो, पर कैबिनेट की बैठक लगभग हर हफ्ते होती है। असली सरकार यही कैबिनेट चलाती है। वाह, तो ये अंतर समझना तो बहुत ही जरूरी था। चलिए, अब उन अनुच्छेदों पर आते हैं जो इस पूरी व्यवस्था को आधार देते हैं। जी, अब आते हैं संविधान पर। तो ये अनुच्छेद ही एक तरह से सरकार की मशीनरी का पूरा ढांचा तैयार करते हैं। अब देखते हैं कि इस ढांचे के भीतर प्रधानमंत्री अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करते कैसे हैं। बिल्कुल, और इस ढांचे की नींव रखता है अनुच्छेद 74। ये साफ साफ कहता है कि राष्ट्रपति की सहायता और सलाह के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी और उसका मुखिया प्रधानमंत्री होगा। जी, और सबसे जरूरी बात, राष्ट्रपति उस सलाह को मानने के लिए बाध्य हैं। यही एक लाइन संसदीय लोकतंत्र की आत्मा है, जो ये बताती है कि असली शक्ति जनता द्वारा चुनी हुई सरकार के पास है, न कि नामांकित राष्ट्रपति के पास। एकदम सही। और अनुच्छेद 75, वो तो इस मशीनरी के पुर्जों को कसने का काम करता है। उसमें तो कई बारीकियां हैं ना। हाँ, अनुच्छेद 75 ही असली क्या कहते हैं ऑपरेटिंग मैनुअल है। इसका पहला हिस्सा 75(1) कहता है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे। पर हम तो सीधे प्रधानमंत्री को नहीं चुनते। नहीं, व्यवहार में इसका मतलब है कि लोकसभा चुनाव के बाद जिस दल या गठबंधन को बहुमत मिलता है, राष्ट्रपति उसके नेता को सरकार बनाने का न्योता देते हैं और फिर उसी प्रधानमंत्री की सलाह पर बाकी मंत्रियों की नियुक्ति होती है। इसी में मंत्रियों की संख्या को लेकर भी एक बहुत दिलचस्प नियम है कि प्रधानमंत्री
अपनी मर्जी से जितनी बड़ी चाहे उतनी बड़ी टीम नहीं बना सकते। हाँ, और ये नियम ऐसे ही नहीं आया, इसके पीछे एक पूरी राजनीतिक कहानी है। 90 के दशक में जब गठबंधन सरकारों का दौर शुरू हुआ, तब सहयोगियों को खुश रखने के लिए बहुत सारे मंत्री पद बनाने पड़ते थे। बिल्कुल, जंबो कैबिनेट बनाने की होड़ लग गई थी। सरकारें 80-90 मंत्रियों तक की बन जाती थी। इससे सरकारी खजाने पर तो बोझ पड़ता ही था, शासन में भी अव्यवस्था फैलती थी। तो इसी पर लगाम लगाने के लिए संशोधन लाया गया। जी, 2003 में 91वां संविधान संशोधन। इसने तय कर दिया कि मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा की कुल सदस्य संख्या के 15% से ज्यादा नहीं हो सकती। ये तो राजनीति पर एक तरह का संवैधानिक नियंत्रण हो गया। बिल्कुल। अब अनुच्छेद 75 के एक और हिस्से पर आते हैं जो हमेशा थोड़ा कंफ्यूजिंग लगता है, 75(2), जो कहता है कि मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पर बने रहते हैं। हाँ, ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। सुनने में तो ये बहुत बड़ी शक्ति लगती है। क्या इसका मतलब ये है कि राष्ट्रपति जब चाहें किसी मंत्री को हटा सकते हैं? ये सवाल बहुत अच्छा है, क्योंकि ये संविधान की भाषा और राजनीतिक हकीकत के बीच का फर्क दिखाता है। प्रसाद पर्यंत का शाब्दिक अर्थ है राष्ट्रपति की इच्छा तक। पर ये उनकी व्यक्तिगत इच्छा तो नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। यहाँ राष्ट्रपति प्रधानमंत्री और उनके मंत्रिमंडल की सलाह पर काम कर रहे हैं, तो इसका असली मतलब है प्रधानमंत्री की इच्छा तक। अच्छा। जब तक प्रधानमंत्री को लोकसभा में बहुमत हासिल है, राष्ट्रपति अपनी मर्जी से एक भी मंत्री को नहीं हटा सकते। लेकिन हाँ, अगर प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को सलाह दें कि किसी मंत्री को हटा दिया जाए, तो राष्ट्रपति को वो करना होगा। तो असल शक्ति प्रधानमंत्री के ही हाथ में है। अब आते हैं 75(3) पर, जो सामूहिक जिम्मेदारी की बात करता है। एग्जैक्टली। ये क्या होता है? ये संसदीय व्यवस्था की आत्मा है, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसका मतलब है कि सरकार एक नाव की तरह है, सब एक साथ तैरते हैं और एक साथ डूबते हैं। मतलब किसी एक मंत्री की गलती पूरी सरकार की गलती मानी जाएगी। एकदम। अगर लोकसभा में सरकार की किसी एक नीति के खिलाफ भी अविश्वास प्रस्ताव पास हो जाए, तो सिर्फ उस एक मंत्री को नहीं, बल्कि प्रधानमंत्री समेत पूरी मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना पड़ता है। ये तो विपक्ष के हाथ में एक बहुत शक्तिशाली हथियार हुआ। बिल्कुल, और यही डर सरकार को एकजुट भी रखता है। कैबिनेट के अंदर भले ही कितनी भी बहस हो, लेकिन एक बार फैसला हो गया तो हर मंत्री को सार्वजनिक रूप से उसका बचाव करना ही पड़ता है, भले ही वो व्यक्तिगत रूप से उससे सहमत ना हो। जी हाँ। इसमें एक और नियम है 75(5) कि मंत्री को संसद का सदस्य होना चाहिए। अगर कोई नहीं है तो उसे 6 महीने के भीतर संसद की किसी भी सदन, लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य बनना ही होगा, वरना मंत्री पद छोड़ना पड़ेगा। अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ कि सरकार में कोई आउटसाइडर, जैसे कोई विशेषज्ञ, भी मंत्री बन सकता है। बिल्कुल, बशर्ते पार्टी उसे 6 महीने में राज्यसभा से संसद में ले आए। ये तो सिस्टम में लचीलेपन का एक दिलचस्प उदाहरण है। इसका एक क्लासिक उदाहरण तो मौजूदा विदेश मंत्री एस जयशंकर हैं। जब उन्हें मंत्री बनाया गया, तब वो किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे, वो एक पूर्व राजनयिक थे। बाद में उन्हें राज्यसभा के लिए चुना गया। और एक आखिरी अनुच्छेद जो प्रधानमंत्री से सीधे तौर पर जुड़ा है, अनुच्छेद 78। हाँ, प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के बीच एक बहुत जरूरी कड़ी बनाता है। ये प्रधानमंत्री का कर्तव्य है कि वो प्रशासन से जुड़े कैबिनेट के सभी फैसलों की जानकारी राष्ट्रपति को दें। एक तरह का चेक इन बैलेंस। जी। तो ये तो हुई संवैधानिक रूपरेखा, लेकिन असल शक्ति तो इन नियमों को इस्तेमाल करने के तरीके में है। मंत्रिपरिषद के मुखिया के तौर पर प्रधानमंत्री की ताकत कितनी है? प्रधानमंत्री असल में इस पूरी व्यवस्था की धुरी हैं। वही मंत्रियों के बीच विभागों का बंटवारा करते हैं, कैबिनेट की बैठकों की अध्यक्षता करते हैं, और किसी भी मंत्री को इस्तीफा देने के लिए कह सकते हैं, या राष्ट्रपति को उसे बर्खास्त करने की सलाह भी दे सकते हैं। और सबसे बड़ी शक्ति तो शायद उनके इस्तीफे में ही छिपी है ना? आपने बिल्कुल सही बात पकड़ी। अगर कोई एक मंत्री इस्तीफा देता है तो सिर्फ उसका पद खाली होता है, लेकिन अगर प्रधानमंत्री इस्तीफा दे दे या पद पर रहते हुए उनकी मृत्यु हो जाए, तो पूरी की पूरी मंत्रिपरिषद अपने आप भंग हो जाती है, सरकार गिर जाती है। क्योंकि मंत्रिपरिषद का अस्तित्व ही प्रधानमंत्री की वजह से है। सही, जो मुखिया ही नहीं रहा तो टीम भी खत्म। यहीं पर वो दिलचस्प तथ्य काम आते हैं। एक तरफ पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं, जो 16 साल से भी ज्यादा प्रधानमंत्री रहे, और दूसरी तरफ अटल बिहारी वाजपेयी की वो सरकार है जो सिर्फ 13 दिन चली। ये दोनों उदाहरण दिखाते हैं कि प्रधानमंत्री की शक्ति सीधे तौर पर लोकसभा में उनके बहुमत से जुड़ी है। बिल्कुल, जब आपके पास प्रचंड बहुमत हो, जैसे नेहरू के शुरुआती सालों में था, तो आप स्थिर रहते हैं। लेकिन जब बहुमत कमजोर हो और आप एक गठबंधन सरकार चला रहे हों, जैसा वाजपेयी जी की पहली सरकार के साथ हुआ, तो सरकार 13 दिन में भी गिर सकती है।
मतलब ये पद एक ही समय में बहुत शक्तिशाली और बहुत नाजुक भी हो सकता है। हाँ, इसी तरह विश्वनाथ प्रताप सिंह पहले प्रधानमंत्री थे जो विश्वास मत हार गए थे। ये भी संसदीय समर्थन के महत्व को दिखाता है। और प्रधानमंत्री का प्रभाव सिर्फ सरकार के अंदर ही नहीं होता है ना? नहीं, बाहर भी बहुत होता है। वो नीति आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद, अंतर्राज्य परिषद जैसी कई महत्वपूर्ण संस्थाओं के अध्यक्ष होते हैं, जो उन्हें देश की आर्थिक और सामाजिक नीतियों को दिशा देने की जबरदस्त ताकत देते हैं। जी। कुछ और रोचक तथ्य भी हैं, जैसे प्रधानमंत्री बनने की न्यूनतम आयु 25 वर्ष है। हाँ, क्योंकि संविधान कहता है कि प्रधानमंत्री को संसद का सदस्य होना चाहिए और लोकसभा का सदस्य बनने की न्यूनतम आयु 25 साल है। अगर कोई 25 साल का व्यक्ति लोकसभा चुनाव जीत जाए और उसकी पार्टी को बहुमत मिल जाए तो वो प्रधानमंत्री बन सकता है। हाँ, इसी वजह से राजीव गांधी इतनी कम उम्र में प्रधानमंत्री बन पाए थे। वहीं दूसरी तरफ मोरारजी देसाई सबसे अधिक उम्र में प्रधानमंत्री बने। एक और दिलचस्प बात चौधरी चरण सिंह के बारे में है, जो प्रधानमंत्री तो रहे लेकिन कभी लोकसभा का सामना ही नहीं किया। जी, क्योंकि उनकी सरकार बहुत ही कम समय के लिए थी और लोकसभा का सत्र शुरू होने से पहले ही गिर गई। ये भारतीय राजनीति की उस अस्थिर दौर का एक प्रतीक है। और ये भी कि कोई व्यक्ति कितनी बार प्रधानमंत्री बन सकता है, इस पर कोई सीमा नहीं है। नहीं, कोई सीमा नहीं है। अमेरिका में राष्ट्रपति सिर्फ 2 बार बन सकते हैं, लेकिन भारत में जब तक किसी नेता को अपनी पार्टी और लोकसभा में बहुमत का समर्थन मिलता रहे, वो कितनी ही बार प्रधानमंत्री बन सकता है। भारत के प्रधानमंत्रियों के नाम याद रखना, खासकर उनका क्रम, अक्सर एक चुनौती बन जाता है। हाँ, खास तौर पर प्रतियोगी परीक्षाओं में, जहाँ ये क्रम बहुत मायने रखता है। शुरू के कुछ नाम याद रहते हैं, आखिरी कुछ नाम याद रहते हैं, लेकिन बीच का जो दौर है वो अक्सर गड़बड़ हो जाता है। सही कहा। तो इसी मुश्किल को आसान बनाने के लिए हम एक बहुत ही सरल ट्रिक पर बात करेंगे। सिर्फ 5 शब्द, और वो 5 शब्द हैं जलाई, मोचाई, रविचंद्रन, अदई, अमन। अब इसका कोई शाब्दिक अर्थ नहीं है, ये बस याद रखने का एक तरीका है। जी, एक निमोनिक डिवाइस। तो चलिए इस सूत्र को पकड़कर भारत की राजनीतिक यात्रा को समझते हैं। शुरू करें पहले शब्द जलाई से। बिल्कुल, जलाई का पहला अक्षर है ज। जाहिर है पंडित जवाहरलाल नेहरू, भारत के पहले प्रधानमंत्री। लेकिन उनके प्रधानमंत्री बनने की कहानी में ही एक बड़ा ट्विस्ट है। आप 1946 के कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव की बात कर रही हैं? जी हाँ, ज्यादातर लोगों को ये नहीं पता कि 15 में से 12 प्रांतीय कांग्रेस कमेटियों ने सरदार वल्लभ भाई पटेल का नाम प्रस्तावित किया था। नेहरू जी के पक्ष में तो एक भी नहीं थी। एक भी नहीं। तब महात्मा गांधी ने हस्तक्षेप किया। उन्हें लगा कि एक आधुनिक और अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण के लिए नेहरू बेहतर विकल्प होंगे। और पटेल ने गांधी जी की बात मान ली। जी, उन्होंने अपना नाम वापस ले लिया और इस तरह भारत को अपना पहला प्रधानमंत्री मिला। चलिए जलाई में आगे बढ़ते हैं। ला से लाल बहादुर शास्त्री। बिल्कुल, नेहरू जी के बाद एक ऐसा व्यक्तित्व जो एकदम जमीन से जुड़ा हुआ था। उनका कार्यकाल छोटा था पर बहुत प्रभावी रहा। हाँ, सिर्फ 1.5 साल का। लेकिन 1965 के युद्ध के दौरान उनका नेतृत्व और जय जवान जय किसान का वो नारा, वो आज भी गूंजता है। जी। अच्छा, यहाँ पर एक नाम और याद रखना चाहिए जो ट्रिक में तो नहीं है पर महत्वपूर्ण है। गुलजारी लाल नंदा। हाँ, वो कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने थे 2 बार। एक बार नेहरू जी के निधन के बाद और फिर शास्त्री जी के निधन के बाद। एक तरह से संकट के समय के प्रबंधक। ठीक है, तो जलाई का आखिरी अक्षर है ई। इंदिरा गांधी। शास्त्री जी के निधन के बाद कांग्रेस के जो पुराने दिग्गज नेता थे, जिन्हें सिंडिकेट कहते थे, उन्होंने सोचा कि इंदिरा गांधी को नियंत्रित करना आसान होगा। और ये उनकी सबसे बड़ी राजनीतिक भूल साबित हुई। उन्होंने तो पूरी पार्टी पर ही अपना कब्जा जमा लिया। बिल्कुल। 1971 की जंग में जीत, बैंकों का राष्ट्रीयकरण, उनके पहले कार्यकाल में बड़े बड़े फैसले हुए। तो ये था जलाई, नेहरू, शास्त्री और इंदिरा। अब आते हैं दूसरे शब्द मोचई पर। मो से मोरारजी देसाई। ये भारत की राजनीति में एक भूचाल का दौर था, आपातकाल के बाद का समय। हाँ, 1977 का चुनाव, जब पहली बार कांग्रेस केंद्र की सत्ता से बाहर हुई। जी, और मोरारजी देसाई बने भारत के पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री, जनता पार्टी की सरकार। लेकिन वो सरकार ज्यादा दिन चल नहीं पाई। नहीं, वो असल में एक गठबंधन था जो सिर्फ इंदिरा विरोध पर टिका था। अंदरूनी लड़ाई बहुत थी। और उसी का नतीजा थे मोचई के चा, यानी चौधरी चरण सिंह। सही। मोरारजी देसाई की सरकार गिरी तो चौधरी चरण सिंह ने कांग्रेस के बाहरी समर्थन से सरकार बना ली। लेकिन वो समर्थन भी कुछ ही हफ्तों में वापस हो गया। हाँ, वो ऐसी प्रधानमंत्री रहे जिन्होंने कभी संसद का सामना ही नहीं किया। सरकार पहले ही गिर गई।
और यहीं पर मोचई का आखिरी ई फिर से कहानी में आता है। इंदिरा गांधी की वापसी, एक जबरदस्त राजनीतिक कमबैक। जनता पार्टी की अस्थिरता से लोग तंग आ चुके थे। बिल्कुल, और 1980 में जनता ने उन्हें प्रचंड बहुमत से वापस जिताया। उनका दूसरा कार्यकाल काफी चुनौतियों भरा रहा। पंजाब संकट, ऑपरेशन ब्लू स्टार, और फिर 1984 में उनकी हत्या, जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। यहीं से हमारा अगला और सबसे लंबा शब्द शुरू होता है, रविचंद्रन। हाँ। र से राजीव गांधी। मां के हत्या के बाद जो सहानुभूति की लहर थी, उस पर सवार होकर उन्होंने 400 से ज्यादा सीटें जीती, जो आज तक एक रिकॉर्ड है। जी, देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री। उनसे उम्मीदें बहुत थीं, एक नई साफ सुथरी राजनीति की। लेकिन फिर बोफोर्स घोटाले के आरोप लगे और उन आरोपों ने उनकी छवि को बहुत नुकसान पहुंचाया। और इसी माहौल में उभरे रविचंद्रन के यानी वीपी सिंह, विश्वनाथ प्रताप सिंह। वो राजीव गांधी की ही सरकार में वित्त मंत्री थे। हाँ, और उन्होंने भ्रष्टाचार के खिलाफ ही मोर्चा खोल दिया। 1989 में उन्होंने राष्ट्रीय मोर्चे की सरकार बनाई। ये वो दौर था जब गठबंधन की राजनीति शुरू हुई। एक बहुत ही अजीब गठबंधन था। बाहर से बीजेपी भी समर्थन दे रही थी और लेफ्ट भी। और उनका सबसे बड़ा फैसला था मंडल कमीशन की सिफारिशों को लागू करना। उसे एक फैसले ने भारतीय राजनीति को हमेशा के लिए बदल दिया, लेकिन उसी की वजह से उनकी सरकार भी चली गई। हाँ, राम मंदिर के मुद्दे पर बीजेपी ने समर्थन वापस ले लिया था। जी, अब आते हैं रविचंद्रन के चंद्र पर, चंद्रशेखर। ये वो दौर है जिसे याद रखना सबसे मुश्किल होता है। सरकारें बहुत तेजी से बदल रही थी। बिल्कुल, वीपी सिंह की सरकार गिरने के बाद चंद्रशेखर ने कांग्रेस के बाहरी समर्थन से सरकार बनाई। कुछ ही महीने चली। इनके बारे में एक दिलचस्प बात भी है। हाँ, कि उनका कार्यकाल इतना छोटा था कि उनके प्रधानमंत्री रहते हुए 15 अगस्त आया ही नहीं। मतलब उन्हें लाल किले से झंडा फहराने का मौका ही नहीं मिला। जी, अब रविचंद्रन का आखिरी ना पीवी नरसिम्हा राव। राजनीतिक अस्थिरता के उस दौर के बाद एक स्थिर सरकार। हाँ, और एक बहुत ही महत्वपूर्ण सरकार। 1991 में राजीव गांधी की हत्या के बाद वो प्रधानमंत्री बने। उन्हें आधुनिक भारत का चाणक्य भी कहते हैं। सही। उस समय देश आर्थिक रूप से दिवालिया होने के कगार पर था। और उन्होंने ही अपने वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के साथ मिलकर आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत की। बिल्कुल, एक अल्पसंख्यक सरकार चलाते हुए इतने बड़े फैसले लेना उनकी राजनीतिक समझ को दिखाता है। और उन्होंने अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा भी किया। अब हम अपने ट्रिक के चौथे शब्द पर आते हैं, अदई, अ से अटल बिहारी वाजपेयी। जी, लेकिन ये उनका पहला कार्यकाल था, जो बहुत छोटा था, सिर्फ 16 दिनों का। 1996 में। हाँ, बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी, पर वो बहुमत साबित नहीं कर पाए। संसद में दिया गया उनका भाषण आज भी याद किया जाता है। उनकी सरकार गिरने के बाद एक मिलीजुली सरकार बनी, जिसे संयुक्त मोर्चा कहा गया, और अदई के द से प्रधानमंत्री बने HD देवगौड़ा। ये सरकार भी कांग्रेस के बाहरी समर्थन पर टिकी थी, और ये भी 1 साल से कम ही चल सके। उनके बाद अदई का ई आता है, इंद्र कुमार गुजराल यानी I.K. गुजराल। इनकी सरकार का भी वही हाल हुआ। जी, ये जो 1996 से 98 का 2 साल का दौर था, ये भारतीय राजनीति में चरम अस्थिरता का दौर था। और इस अस्थिरता के बाद देश एक बार फिर चुनाव में गया। और अब आता है हमारा आखिरी शब्द, अमन। यहाँ एक बार फिर अटल बिहारी वाजपेयी के लिए है। इस बार वो ज्यादा समय के लिए लौटे। हाँ, 1998 में NDA की सरकार बनी। वो पहले 13 महीने चली और 1 वोट से गिर गई। 1 वोट से। जी, फिर 1999 में चुनाव हुए और इस बार NDA को स्पष्ट बहुमत मिला और वाजपेयी जी ने लगभग अपना कार्यकाल पूरा किया। पोखरण परमाणु परीक्षण और कारगिल युद्ध, ये सब इसी दौर की घटनाएं हैं। बिल्कुल। अब अमन में म से डॉक्टर मनमोहन सिंह। वाजपेयी जी के इंडिया शाइनिंग अभियान के बावजूद 2004 में UPA की सरकार बनी जो काफी अप्रत्याशित था। सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री पद लेने से मना कर दिया और तब एक अर्थशास्त्री डॉक्टर मनमोहन सिंह देश के प्रधानमंत्री बने। और उन्होंने एक नहीं 2 कार्यकाल पूरे किए, 10 साल। जी, 2004 से 2014 तक। और अब इस ट्रिक का और इस सूची का आखिरी अक्षर न, नरेंद्र मोदी। 2014 में एक बहुत बड़ी राजनीतिक लहर आई। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी ने दशकों बाद किसी एक पार्टी को पूर्ण बहुमत दिलाया। 2019 में वो बहुमत और भी बड़ा हो गया। जी, और अब 2024 से उनका तीसरा कार्यकाल शुरू हुआ है, जो पहले 2 से अलग एक गठबंधन सरकार का है। तो ये है कहानी जलाई, मोचई, रविचंद्रन, अदई, अमन। ये सिर्फ एक ट्रिक नहीं, बल्कि ये भारत के लोकतंत्र की पूरी यात्रा है।
एक पार्टी के प्रभुत्व से लेकर गठबंधन की अस्थिरता और फिर से पूर्ण बहुमत की वापसी तक। और अब एक बार फिर गठबंधन का दौर। ये दिखाता है कि हमारा लोकतंत्र कितना जीवंत है। बिल्कुल, हर प्रधानमंत्री अपने समय की चुनौतियों और अवसरों की उपज था और हर एक ने भारत पर अपनी छाप छोड़ी। ये वाकई एक दिलचस्प यात्रा रही। जी, तो दोस्तों आज का अध्याय प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद यहीं समाप्त होता है। अगर आपको समझ आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जाने से पहले एक छोटा सा प्रश्न, भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए उम्मीदवार की कम से कम कितनी उम्र होनी चाहिए? अपना आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।